गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आधुनिक गुरु अनिल सर के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वर्णमाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक कक्षा 1 से लेकर डिग्री कॉलेज तक पढ़ाया जाता है और इसमें वन डे एग्जामिनेशन में 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक 100% रहता है। चाहे आप टेट का क्लास लें, सी टेट का परीक्षा दें, समीक्षा अधिकारी का परीक्षा दें, बीएड का एग्जाम दें, बीएचयू बीएड का एग्जाम दें, पीसीएस का एग्जाम दें, आईएएस का एग्जाम दें, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% रहता है। आज वर्णमाला को हम लोग व्यवहारिक तरीके से देखेंगे, किस तरीके से वह वर्णमाला आप प्रेजेंट करते हैं, कैसे कहाँ से उच्चारण होता है, ये मुखमंडल में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में एकदम प्रेजेंट करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से उसको वर्णन करेंगे कि कहाँ से आवाज निकलती है, कैसे निकलती है, किस तरीके से वर्णमाला, कितने प्रकार के होते हैं, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, इत्यादि चीज हम देखेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक पूरा एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पूरे ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए, इसमें लिखा है ट्रिक हिंदी वर्णमाला। एक ही वीडियो में काम खत्म, एक ही वीडियो में काम खत्म। वर्णमाला से संबंधित जितने भी समस्याएं आती हैं, इस वीडियो के बाद आपको पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्णमाला होता क्या है। वर्ण तथा ध्वनि। वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अक्षर। वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है। वह किसी शब्द का वह खंड है जिसे खंड नहीं किया जा सकता। वर्ण का मतलब जिसका और खंडन न किया जा सके वह वर्ण कहलाता है। अखंड ध्वनि का नाम है, जिसका खंडन न किया जा सके वही मेरा वर्ण है। और वर्णमाला क्या होता है? वह वर्णों का एक सिस्टमेटिक क्रम जो रहता है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे मनिया गुड़िया देखते हैं, गुड़िया इस तरीके से रहता है, बिखरा रहता है, तो माला का रूप नहीं लेता है, लेकिन उसको धागा में पिरो दिया जाता है तो एक माला का रूप ले लेता है। उसी तरीके से हमारे वर्ण को क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तरीके से रखने के तरीका को ही वर्णमाला कहा जाता है। तो वहां क्रमबद्ध तरीके से उसको रखा गया, वह वर्णमाला है। वर्ण क्या होता है? वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है वर्ण, और उसी को प्रतीक के रूप में लिखने को अक्षर बोला जाता है। और वह जो ध्वनियां हमारे मुख से निकलती है उसको एक प्रतीक दे दिया जाता है, उसको हम अक्षर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए क आपने लिखा, क एक क लिखने का एक प्रतीक है, इसी को अक्षर बोलते हैं। और ध्वनि कहां से निकल रही है? कंठ से निकल रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक, जैसे खंड नहीं किया जा सकता है, जैसे यहां पर देख रहे हैं आम है। आम कितने लेटर से मिलकर बना है? अ प्लस म प्लस अ, ये 4 लेटर से मिलकर आम का निर्माण हुआ है। अ प्लस अ बराबर आ, म प्लस अ बराबर म, ये दोनों मिलकर आम बना है। अब इसका कोई खंडन नहीं किया जा सकता। यह क्या है? अवर्ण है, अवर्ण है, म वर्ण है, अवर्ण है, इसका कोई खंडन नहीं किया जा सकता। इसीलिए वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है, जिसका कोई खंडन नहीं किया जा सकता। इसलिए इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे और खंड नहीं किया जा सकता है वह वर्ण कहलाता है। किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और खंड न किया जा सके वह क्या कहलाता है? वर्ण। क्या कहलाता है? वर्ण। ठीक, समझ में आया? अब वर्ण को हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। वर्ण को हम कितने भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं? 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर वर्ण वह वर्ण होता है जिसका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं। क्या होता है? स्वर वर्ण वह वर्ण होता है जिसका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं।
अब व्यंजन देख लेते हैं। व्यंजन वर्ण वह वर्ण होता है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। जैसे क बोलेंगे, क के साथ अ आएगा, क के साथ अ आएगा, तब हम क का उच्चारण करते हैं। इसको हम क्या करेंगे? व्यंजन। व्यंजन वर्ण वह वर्ण होता है जिसका हम स्वर की सहायता से उच्चारण करते हैं, वह व्यंजन कहलाता है। स्वर वर्ण वह वर्ण होता है जिसका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं। जैसे स्वतंत्र रूप से, इसमें कोई दूसरा वर्ण छिपा नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हरत स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हरत स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। स्वर को हम 3 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। हरस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब देखिए इसमें स्लाइड में हरस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्वर कितने प्रकार के? हरस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हरस स्वर को हम क्या बोलते हैं? इसको एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। एक मात्रिक स्वर, जिसमें एक मात्रा हो, एक मात्रिक स्वर के नाम से इसको जाना जाता है। हरस स्वर, इसके अंतर्गत अ इ उ री, अ इ उ री, ये 4 लेटर हरस स्वर के अंतर्गत रखे जाते हैं, जिसका उच्चारण करते समय हमें कम समय लगता है। जिसका उच्चारण करते समय हमें कम समय लगता है उसे हम हरस्व स्वर कहते हैं। यह एक मात्रिक स्वर होता है। इसके अंतर्गत 4 लेटर और छोटी ई, छोटा ऊ, री रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वह स्वर होता है जिसका उच्चारण करते समय हरस स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। यह द्विमात्रिक स्वर होता है। यह द्विमात्रिक स्वर होता है। यह द्विमात्रिक स्वर होता है, मतलब 2 मात्राएं आपस में मिलता है। जैसे अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, मतलब डबल मात्राओं का उच्चारण होता है। जैसे अ बोलेंगे, अ बोलते वक्त कम समय लग रहा है। आ बोलते समय अधिक समय लग रहा है। तो अ क्या है? हरस स्वर। आ क्या है? दीर्घ स्वर। ई बोल रहा है छोटी, ये हरस स्वर है। ई बोल रहा है, ये कौन सा स्वर हो गया आपका? दीर्घ स्वर हो गया। ठीक, समझ में आया? हरस स्वर, दीर्घ स्वर, हरस स्वर, दीर्घ स्वर। जिसका उच्चारण करते समय हमें कम समय लगता है वह हरस स्वर है। जिसका उच्चारण करते समय हमें अधिक समय का प्रयोग करना पड़ता है वह दीर्घ स्वर होता है। इसके अंतर्गत आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्वर हो गए। 11 स्वर हो गए। यही मूल स्वर है, यही मूल स्वर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे वर्णमाला में कितने मूल स्वरों की संख्या है? तो हमारे वर्णमाला में 11 मूल स्वरों की संख्या है। टोटल कितने स्वर होते हैं? टोटल 13 स्वर होते हैं, लेकिन मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11, जिसमें 4 आपका हरस स्वर और 1 2 3 4 5 6 7 आपका दीर्घ स्वर। दोनों मिलाकर मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। एक बार आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को बोला जाता है, प्लुत स्वर को बोला जाता है त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर क्या बोला जाता है? त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक का मतलब 3 मात्राओं का मेल। इसके अंतर्गत देखेंगे ओ, जिसका उच्चारण करते समय
दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे ओम, सारे संबोधन शब्द जैसे हरे एक मात्रा खींच कर बोल दिया जाता है, ये सारे हमारे प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से स्वर वर्ण वह वर्ण होता है जिसका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं, वह स्वर वर्ण कहलाता है। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, हरस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हरस स्वर वह वर्ण होता है जिसका उच्चारण करते समय हमें कम समय की आवश्यकता होती है, इसी को एक मात्रिक स्वर बोला जाता है। हरस स्वर होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वह स्वर होता है जिसका उच्चारण करते समय हरस स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर वह वर्ण होता है जिसका उच्चारण करते समय हमें दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसे त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। स्वर समझ में आ गया? ठीक, आगे चले। आगे देखिए संयुक्त स्वर। संयुक्त का मतलब जानते ही है जोड़। संयुक्त का मतलब जोड़, मतलब जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं? संयुक्त स्वर। इसके अंतर्गत देखिए ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ये दोनों संयुक्त स्वर है। 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से ये बने। 2 भिन्न भिन्न स्वर कौन सा है? अ प्लस ई बराबर ए का निर्माण किए हैं। अ प्लस ई, जैसे नर धन ईस, नर धन ईस बराबर अ प्लस ई। अ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? नरेश। अ प्लस ई बराबर ए का निर्माण हुआ है, मतलब ए की मात्रा का निर्माण ये दोनों के मेल से हुआ है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा? अ का अ प्लस ई के मेल से ए का निर्माण होता है। नेक्स्ट आय, अ प्लस ए आय, जैसे एक धन एक, अ प्लस ए बराबर आय का निर्माण हुआ। अ प्लस ए बराबर आय का निर्माण हुआ। अ प्लस ए बराबर आय का निर्माण हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा? अ प्लस ए मेरा आय क्या है? संयुक्त स्वर हो गया। नेक्स्ट ओ देखिए परोपकार, पर धन उपकार, ए अ प्लस उ मिलकर ओ का निर्माण किया है, मतलब ओ जो बना है अ प्लस उ के मेल से बना है। ओ जो बना है अ प्लस उ के मेल से बना है, इसलिए ए ओ हो गया। तो ए ओ क्या है? संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट अ प्लस ओ, दंतोष्ठ, दांत धन ओष्ठ, दांत धन ओष्ठ, अ प्लस ओ, ये दोनों के मेल से अ का निर्माण हुआ। इसलिए ये दंतोष्ठ है। ठीक, समझ में आ गया? तो ए ऐ ओ औ, ये मेरा क्या है? संयुक्त स्वर। ए ऐ ओ औ मेरा क्या है? संयुक्त स्वर। यहां से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वह चुनिंदा क्वेश्चन है। इस टॉपिक में मैंने सारा क्वेश्चन स्वर से संबंधित इंक्लूड कर दिया। मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। हरस स्वर की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। इनमें से आ ई उ ये सारे हो गए। प्लुत स्वर के में कौन कौन से आते हैं? ओम सब त्रिमात्रिक स्वर आता है। और संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए ऐ ओ औ, और ए ऐ ओ औ किन 2 स्वरों भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बना है। ये सारा चीज यहाँ पर है, इसको आप स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण वह वर्ण होता है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन वर्ण वह वर्ण होता है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। अब देखेंगे इतना जितना व्यंजन लिखा है, ये व्यंजन जितना लिखा है इसमें सारे व्यंजन किसी न किसी स्वर के माध्यम से ही बोले जाते हैं, इसीलिए इसको व्यंजन बोला जाता है। मतलब व्यंजन स्वर की सहायता से। अब व्यंजन का अध्ययन करने के लिए 3 भागों में इसको बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला स्पर्शी व्यंजन, दूसरा अंतज व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। ये 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक, कौन? स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ध्यान से देखिएगा, पूरा क्वेश्चन इसी में समाहित है। पहला
स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन का मतलब क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन का मतलब जो स्पर्श के माध्यम से निकलता है, जो स्पर्श के माध्यम से निकलता है। देखिए फर्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे स्पर्श के माध्यम से जो निकलता है, ये देखिए स्पर्श के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से देखिए मूर्धा है, तालु है, कंठ है, ओष्ठ है, ओष्ठ ना, इसके माध्यम से होता है। अब हम लोग देखते हैं यहां पर किस तरीके से हो रहा है। यहां पर स्पर्शी व्यंजन कवर, स्पर्शी व्यंजन को स्पर्श के माध्यम से, इसमें कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है, दंत है, इसी के माध्यम से जो व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं। अब देखते हैं स्पर्शी व्यंजन को 5 वर्ग में बांटकर अध्ययन किया जाता है। कवर, चवर, टवर, तवर, पवर। कवर, चवर, टवर, तवर, पवर। अब क का देखते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, ये जितने 5 लेटर है यहां से बोले जाते हैं कंठ से। जैसे बोलिए क, ख, ग, घ, अंगा, क, ख, यहां से आवाज निकल रही है। और अंगा जो है कंठ अनुनासिक, अंगा, अंगा, यहां से आवाज निकल रही है, प्लस नाक का सहायता लेकर बोला जाता रहा है, इसलिए कंठ अनुनासिक। अंगा क्या हो गया? कंठ अनुनासिक। इसलिए पंचामक्षर जो रहता है, वर्ग का पंचामक्षर, उसका उच्चारण स्थान प्लस नाक का सहायता लेकर बोला जाता है। तो अंगा कंठ अनुनासिक हो गया, कंठ अनुनासिक। क, ख, ग, घ, ये 4 लेटर यहाँ कंठ से बोला जाता है, अंगा कंठ अनुनासिक। क्लियर होगा? क्योंकि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है और इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कहां कहां से इसमें जरा भी इधर उधर नहीं होता है। जैसे इंग्लिश में होता है, रोमन लिपि में लिखी गई है, द को दी पढ़ा जाता है, द को दी पढ़ा जाता है, ए को अ पढ़ा जाता है, एन पढ़ा जाता है, इस तरीके से होता है उसका उच्चारण। लेकिन इसका उच्चारण फिक्स है, वहीं से उच्चारण निकलेगा। नेक्स्ट देखिए चवर, च, छ, ज, झ, ञ, ये तालव्य ध्वनि होती है। जीभ का मध्य सिरा ऊपर जाकर तालु को टच करता है। तालु हमारे शरीर में 3 जगह, एक यहाँ तालु पाया जाता है, यहाँ तालु पाया जाता है, एक पैर का तालु पाया जाता है। तो जो च वर्ग का है, यहाँ तालु से मतलब है जीभ का मध्य सिरा जाकर तालु को टच करता है और वहां से उच्चारण जो निकलता है वो च वर्ग का निकलता है। च, छ, ज, झ, ञ, ञ बोलते वक्त तालव्य अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, मतलब उसको तालव्य अनुनासिक बोला जाता है। और इस 5 लेटर को बोलते वक्त हमारे बॉडी में संघर्ष करना पड़ता है। च, छ, ज, झ, ञ, देखेंगे आपका सीना ऊपर नीचे फूलता रहेगा, इसलिए इसको स्पर्शी संघर्षी ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। स्पर्शी संघर्षी ध्वनि कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है, स्पर्शी संघर्षी ध्वनि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्लियर हो गया? तालव्य ध्वनि और स्पर्शी संघर्षी ध्वनि किसको? च वर्ग को जाना जाता है। नेक्स्ट ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये मूर्धन्य ध्वनि। जीभ का अग्रशिरा जाकर हमारे मूर्धा को टच करता है। मूर्धा मतलब तालु के पीछे जो गड्ढा वाला पोर्शन होता है वह मूर्धा बोला जाता है। आप बोलिए ट, ठ, ड, ढ, अड़, ट, ठ, जीभ का अग्रशिरा जाकर उसी मूर्धा को ही टच करता है, इसलिए इसको मूर्धन्य ध्वनि बोला जाता है। और अड़ जो होता है ये मूर्धन्य अनुनासिक बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है? मूर्धन्य अनुनासिक। नेक्स्ट त वर्ग देखते हैं। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, ये जीभ का अग्रशिरा, ये आगे वाले दांत को, आगे वाले दांत को मतलब इसको क्या बोला जाता है? इंसीजर दांत। इंसीजर, इसका डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3, मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, मतलब 4 प्रकार के दांत होते। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। टोटल हमारे मुख में कितना होते हैं? 32। 2 1 3 2 5 5 3 8, 8 दूना के 16 हो गया, 8 दूना के 16, ये टोटल कितना हो गया?
32, मतलब इतना इधर दांत, इतना इधर, इतना इधर, इतना इधर। अब इस 32 दांत में कौन सा दांत को टच करता है? इसमें इंसीजर दांत, ये आगे वाला दांत, त त थ द द। अब आप प्रयोग करके देखिए, त बोलिए, तब बोलेंगे तो ये जीभ का अग्र सिरा जाकर आगे वाले दांत को टच करता है। बोल कर देखिए, बोल कर देखिए, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर होगा कि इसको दंत ध्वनि क्यों बोला जाता है। त थ द ध न, ठीक। और न को दंत अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए पावर। पावर, पावर में क्या होता है? प फ ब भ म, प फ ब भ म। जीभ एकदम बिल्कुल शिथिल रहता है। प फ ब भ म, ये दोनों ओठ चिपकता है और प की ध्वनियां निकलती है। प फ ब भ म, प वर्ग की ध्वनियां निकलती है। और म बोलते वक्त दोनों ओठ चिपकता है, नाक का सहायता लेकर बोला जाता है, इसलिए इसको ओष्ठ अनुनासिक, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ओष्ठ अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। प फ ब भ म, प फ ब भ म, ओष्ठ अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। यहां तक आपका कितना? 5, 15, 15, 20, 25, ये टोटल स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत कितने लेटर रखे गए हैं? टोटल कितने लेटर रखे गए हैं? 25 लेटर रखे गए। स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत कितने लेटर रखे गए हैं? 25। अब 25 में कितने वर्ग में बांट कर अध्ययन किया जाता है? 5 वर्ग में। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, ट वर्ग का उच्चारण स्थान दंत और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ठीक, समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 लेटर रखे गए, य र ल व, य र ल व, य र ल व, 4 लेटर रखे गए। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ड रखे गए हैं? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ड रखे गए हैं, जिसमें य र ल व। और य और व को अर्ध स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर है। जैसे इसका निर्माण य और व का निर्माण कैसे हुआ है? जैसे मध्वरे, मध्वरे या उ प्लस अ, उ प्लस अ, ये मिलाकर क्या हो गया? व। उ प्लस अ, उ प्लस अ मिलाकर क्या हो गया? व का निर्माण, है ना? व का निर्माण। अब देख लीजिए इसमें य व, उ प्लस अ, ये उ प्लस अ, उआ 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 बोलेंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो एक क्या बन जाएगा? व का निर्माण हो जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यही से आपका पूछा जाता है, व का निर्माण किन दो स्वरों के मेल से बना है? ए उ और व अ के मेल से बना है। जब आप मध्वरी का संधि विच्छेद करेंगे, मधु धन और उ प्लस अ का मेल करके व का निर्माण। अध्ययन, अधिधन अयन, अधि धन अयन, ई प्लस अ, इसका निर्माण ई प्लस अ से हुआ। ई प्लस अ, य का निर्माण हुआ, इसलिए य और व को क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर बोला जाता है। समझ में आया? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य और व को क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर। र को क्या बोला जाता है? प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित ध्वनि या प्रकंपित व्यंजन। र बोलते वक्त जीभ कांप उठती है। र र र र र र र र र बोलिए, देखिए कंपन कर रही है कि नहीं, इसीलिए इसको प्रकंपित व्यंजन बोला जाता है। ल को लुंठित या पार्श्विक ध्वनि, लुंठित या पार्श्विक ध्वनि बोला जाता है। लो लो ल बोलेंगे, जीभ कर्व लेगी और किनारे भाग से क्या निकलेगा? वायु निकलेगा। ल बोलिए, जीभ कर्व लेगी और किनारे भाग से वायु निकलेगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लुंठित या पार्श्विक ध्वनि बोला जाता है। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत स और ह, स और ह, स और ह, ये 4 लेटर इसके अंतर्गत ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं। इसको दंत, दंत स, इसको मूर्धन्य स, इसको तालव्य स और इसको कंठ,
ये 4 लेटर 4 जगह से उच्चारित होता है और इस चारों लेटर को क्या बोला जाता है? स्पर्शी संघर्षी ध्वनि। चारों लेटर को क्या बोला जाएगा? स्पर्शी संघर्षी ध्वनि। क्या बोला जाएगा? स्पर्शी संघर्षी ध्वनि। ये स्पर्शी संघर्षी ध्वनि के नाम से ये जाना जाता है। और चारों ये दंत सा, मूर्धन्य सा, तालव्य सा, कर्ण। अब यहां तक देखेंगे ये पूरा लेटर आपका कितना हो जाएगा? यहां तक पूरा 33 वर्ड होता है। यहां तक पूरा कितना हो गया? 33, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। और मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 44। नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। थैंक यू।